तो दोस्तों, क्या हाल है। एक मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए नींव खोदते समय मजदूरों के एक समूह को एक अजीब गुफा मिलती है जिसमें से भयानक बदबू आ रही है। वे जांच करने के लिए अंदर जाते हैं और एक विशाल क्षेत्र को ढके हुए कचरे के कई ढेरों को देखकर चौंक जाते हैं। जब वे चारों ओर देख रहे होते हैं तो वे चुपके से घूम रही विशाल मकड़ियों को नहीं देख पाते, न ही उस रहस्यमयी टेंटेकल को जो उनका पीछा कर रहा है। अंदर समूह को एक बड़ा गोला मिलता है जो एक अंडे जैसा लगता है, लेकिन वे सोचते हैं कि यह एक कीमती पत्थर है। अचानक वे एक नई उपस्थिति से चौंक जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनका बॉस है जो यह देखने आया है कि निर्माण में देरी क्यों हो रही है। अंडे को देखकर बॉस मजदूरों को उसे बेचने के लिए ले जाने का आदेश देता है। इस बीच के डोंग अकेले भटक जाता है। एक अजीब चिपचिपे पदार्थ पर पैर रखने के बाद उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगती है और वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है, यह जाने बिना कि रोशनी कुछ जगा रही है। कचरे के बीच से एक विशालकाय जीव उठता है और केडोंग उसे देखकर चिल्लाता है। वह समूह के पास वापस भागता है और उन्हें राक्षस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे पहले से ही उसे चारों ओर घूमते हुए सुन सकते हैं। अचानक एक टेंटिकल फैलता है और एक मजदूर को ले जाता है। सभी घबराकर दौड़ने लगते हैं, जबकि इसे कचरे से और भी टेंटिकल निकलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़ा जा सके। केडोंग अपने भाई को भी पकड़े जाते देखकर रोता है और दूसरों को उसे भागने के लिए घसीटना पड़ता है। समूह गुफा से ठीक पहले निकल जाता है जब एक टेंटिकल कचरे से टकराता है और ढेर ढह जाते हैं। प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं। सतह पर निर्माण स्थल के पास रुई और उसका बेटा शाओजी जमीन से कुछ कीलें उठा रहे हैं जो लगभग उनके ट्रक के टायरों को खराब कर देती थी। उसी क्षण वे डरे हुए पक्षियों का एक झुंड उड़ते हुए देखते हैं और एक ट्रक को निर्माण स्थल से तेजी से भागते हुए देखते हैं। दोनों रास्ते से हट जाते हैं और ट्रक कीलों के ऊपर से गुजरता है, जिससे वह डगमगाता है और कुछ बक्से गिर जाते हैं। ट्रक बिना देखे आगे बढ़ जाता है, इसलिए रुई एक बक्सा खोलता है और गुफा से अंडा पाता है, यह सोचकर कि वह इसे अच्छे पैसे में बेच सकता है। वह उसे गाड़ी में रख लेता है। घर के रास्ते में शाओजी अपना कान खोल पर रखता है और अंदर कुछ हिलने की आवाज सुनकर डर जाता है, लेकिन रुई सोचता है कि वह कल्पना कर रहा है। जब वे कबाड़खाने पहुंचते हैं तो रुई घर के पास एक फैंसी कार खड़ी देखता है और उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। रुई अंदर जाने से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतारता है और अपनी पूर्व पत्नी लीना से मिलता है, जो इस बात से खुश नहीं है कि उसका बेटा इतनी गंदी जगह पर रहता है। मामले को और बदतर बनाने के लिए उसका नया मंगेतर लिरेन शाओजी के लिए कई शानदार खिलौने लाया है, कुछ ऐसा जो रुई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीना घोषणा करती है कि वह दूसरे प्रांत में जा रही है और शाओजी को अपने साथ ले जाएगी ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके। लिरेन बताता है कि एक दिन शाओजी उसकी कंपनी संभाल सकता है और इस बात पर जोर देता है कि लड़के को अपने पिता की तरह पूरा दिन कचरा उठाते हुए नहीं बिताना चाहिए। यह रुई को गुस्सा दिलाता है और वह लिरेन को एक मुक्का मारता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती। लीना उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों उसे नजरअंदाज करते हैं और जानवरों की तरह एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। जब लीना शाओजी के साथ चली जाती है तभी लिरेन लड़ाई छोड़ता है और उनके पीछे जाता है। उस रात रुई के पिता जियाहाई टीवी देखते हुए अपने बेटे के घावों की देखभाल कर रहे हैं। एक रिपोर्टर निर्माण स्थल पर मजदूरों के लापता होने की खबर कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिग्नल बार बार कट रहा है। बाहर परिवार का कुत्ता ट्रक के पास घबराकर चक्कर काट रहा है। पता चलता है कि अंडा टूटना शुरू हो गया है और यह इस क्षेत्र के सभी जानवरों को पागल कर रहा है। कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और जियाहाई को लगता है कि कोई घुसपैठिया हो सकता है, इसलिए वह जांच करने के लिए बाहर निकलता है। वह देखता है कि ट्रक हिल रहा है और उसमें से एक अजीब चिपचिपा पदार्थ बह रहा है। फिर वह खिड़की से देखता है और एक टेंटेकल देखकर चौंक जाता है। डरा हुआ जियाहाई अपने बेटे को बताने के लिए वापस भागता है, लेकिन जब रुई देखने के लिए बाहर निकलता है तो पूरा ट्रक गायब हो चुका है। अचानक कुछ जमीन पर गिरता है और वे दोनों ऊपर देखते हैं, यह पाते हुए कि ट्रक को कई टेंटेकलों ने उठा लिया है। राक्षस उन आदमियों को देखता है और तुरंत ट्रक के अंदर छिप जाता है, जो जमीन पर वापस गिर जाता है। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर सकें, टेंटेकल फिर से उन पर हमला करने के लिए निकलते हैं और वे घर के अंदर भागते हैं। रुई इतना डरा हुआ है कि दरवाजा बंद करते समय वह लगभग अपने पिता को बाहर छोड़ देता है। उसी क्षण वे एक कार को आते हुए सुनते हैं और यह देखकर डर जाते हैं कि यह लीना है जो शाओजी के साथ लौट रही है। जब लड़का अपने पिता की ओर दौड़ने की कोशिश करता है तो उसे एक टेंटेकल पकड़ लेता है। लीना तुरंत अपने बेटे की बाहें पकड़ती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस बहुत मजबूत है और नहीं छोड़ता। सौभाग्य से रुई एक चाकू के साथ आता है और टेंटेकल को काट देता है, शाओजी को मुक्त करता है। फिर परिवार एकजुट होकर टेंटेकलों पर पेट्रोल फेंकता है और एक लाइटर
जलाता है। राक्षस आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे मरते हुए एक दर्दनाक चीख निकालता है और रुई को एहसास होता है कि उसने पैसे कमाने का मौका खो दिया है। जब सभी घर में प्रवेश करते हैं तो रुई सोचता है कि यह जीव वहां कैसे आया और शाओजी जवाब देता है कि यह अंडे से निकला था। उसी पल लीरेन अपने सुरक्षा गार्डों के साथ आता है और देखता है कि सब ठीक। लीना पर गुस्सा होता है कि उसने उसे फोन करके उसकी व्यावसायिक बैठक को बेकार में बाधित किया। अचानक सब कुछ हिलने लगता है और लाइटें टिमटिमाने लगती हैं जब एक और भी बड़ा राक्षस आंगन में दिखाई देता है। जल्द ही घर ढहने लगता है क्योंकि टेंटिकल पूरी संरचना को निचोड़ रहे हैं। छत टूट जाती है और इंसान आखिरकार उस जीव का डरावना चेहरा देखते हैं। वह घर में घुसना चाहता है और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। लिरेन अपनी मंगेतर की परवाह किए बिना तुरंत भाग जाता है और उसके डरे हुए सुरक्षा गार्ड उसके साथ भाग जाते हैं। राक्षस दहाड़ता है और आदमियों को दूर फेंकना शुरू कर देता है। रुई को पकड़ने से पहले बहुत सारा कचरा गिराता है। वह आदमी को करीब से देखता है और फिर उसे भी दूर फेंक देता है। इसके बाद वह परिवार की ओर मुड़ता है जो भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जियाहाई गिर जाता है और रुई उसकी मदद करने के लिए रुकता है। राक्षस इस मौके का फायदा उठाकर शाओजी को पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया में दोनों पिताओं को दूर धकेल देता है। शाओजी को सूंघने के बाद जीव जमीन में गोता लगाता है और बच्चे के साथ गायब हो जाता है। रुई और लीना बने हुए छेद में देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन किसी तरह वह पहले ही बंद हो चुका है। लीना सदमे में है, जबकि रुई निराश होकर अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोदने की कोशिश करता है। अंत में वह हार मान लेता है और लीना को सांत्वना देने की कोशिश करता है, जो उसे धक्का देती है और एक भावनात्मक टूटन के दौरान उसे एक थप्पड़ मारती है। टीवी पर वे एक राक्षस के ढीले होने की संभावना के बारे में बात करते रहते हैं, इसलिए लीना गुस्से में उपकरण बंद कर देती। कुछ मिनट बाद उनका शोक समुद्री जीव विज्ञान के प्रोफेसर लुओ और उनकी सहायक अली द्वारा बाधित होता है, जो एक विशेष उपकरण के साथ राक्षस को ट्रैक कर रहे थे। कई उत्साहित सवाल पूछने के बाद प्रोफेसर खुलासा करता है कि वह जियाहाई का एक पुराना दोस्त है। लुओ टेंटिकल को करीब से जांचता है और बताता है कि उन्होंने गुफा के जीव के बच्चे को मार डाला था। जब जीव अंडे की तलाश में लौटा तो उसने शाओजी की गंध महसूस की और सोचा कि वह उसका बच्चा है। इसका मतलब है कि लड़का शायद अभी भी जिंदा है। इस बीच शाओजी कचरे की गुफा में जागता है, ठीक समय पर एक विशाल मकड़ी को दूर धकेलने के लिए जो उसके चेहरे पर गिरने वाली थी। वह अपने माता पिता को पुकारता है, लेकिन कीड़ों का एक रहस्यमयी समूह उसके सिर के पास उड़ने लगता है। फिर राक्षस प्रकट होता है और शाओजी डर कर पीछे हटता है। जीव अपना बाहरी चेहरे का कवच खोलता है और एक मुस्कान प्रकट करता है, फिर उसे शांत करने की कोशिश में लड़के को चाटता है। चूंकि शाओजी अभी भी डरा हुआ है और चाटना पसंद नहीं करता, राक्षस निराशा में दहाड़ता है। उसी क्षण उन्हें एक संगीत सुनाई देता है और वे भ्रमित होकर चारों ओर देखते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि आवाज जीव के पेट से आ रही है। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है, जबकि शाओजी बिना समझे देखता रहता है। फिर जीव कचरे के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और अपने अंदर की मशीन को उगलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। शाओजी भागने की कोशिश करने का मौका लेता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे कचरे में पड़ा एक रेडियो मिलता है और वह उसका उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूटा हुआ है। राक्षस के दर्द भरे चीखें सुनकर शाओजी को दया आती है और वह मदद करने का फैसला करता है। जीव के मुंह से कुछ तार निकल रहे हैं और लड़का उन्हें तब तक खींचना शुरू कर देता है जब तक कि वह मशीन को अंदर से निकालने में कामयाब नहीं हो जाता। तुरंत राहत पाकर राक्षस शाओजी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए पकड़ता है और फिर उसे जमीन पर रखने के बाद झपकी लेने के लिए कचरे पर गिर जाता है। कबाड़ खाने में लुओ परिवार से कहता है कि उन्हें अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जियाहाई प्रोफेसर को याद दिलाता है कि वह उस पर एक एहसानमंद है जब उसने उस फैक्ट्री पर मुकदमा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी जहां वह काम करता था, जिससे उसकी नौकरी चली। दोषी महसूस करते हुए लुओ परिवार को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां वह अपने अध्ययन किए गए राक्षसों की डरावनी मूर्तियां रखता है। उसका मानना है कि शाओजी को बचाने का एकमात्र तरीका जीव को हाथियों से भी बड़े जानवरों को गिराने के लिए पर्याप्त मजबूत ट्रैंक्विलाइजर से सुलाना है। लुओ यह भी बताता है कि उसने एक रसायन विकसित किया है जो राक्षस को मार सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब जीव वास्तव में दुष्ट हो, जो इसे अंतिम विकल्प बनाता है। इस बीच केडोंग अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और अपना बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर देता है। गुफा में शाओजी राक्षस को कचरा खाते हुए देखता है और खाने के लिए कुछ बेहतर खोजने की कोशिश करता है।
हालांकि आसपास कुछ भी खाने योग्य नहीं है। जब जीव उसके साथ कचरा साझा करने की कोशिश करता है तो शाओजी को एहसास होता है कि वह इसे इसलिए खाता है क्योंकि यही एकमात्र चीज उपलब्ध है। यह देखते हुए कि राक्षस खाते समय हंसता है, शाओजी उसे खिलाने के लिए सीधे उसके मुंह में किक करे के मुंह में कचरा फेंकना शुरू कर देता है। इसे दोनों के बीच एक छोटे से खेल में बदल देता है। यह देखकर कि राक्षस दुष्ट नहीं है, शाओजी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। एक शक्तिशाली दुश्मन को गिराने वाले सुपर हीरो होने का नाटक करता है। जीव शाओजी के काल्पनिक हमले के तहत गिर भी जाता है, साथ खेलने में खुश होकर। कुछ समय बाद शाओजी राक्षस के पेट पर झपकी ले रहा होता है जब वह एक अजीब शोर से जागता है। वह जांच करने जाता है लेकिन अचानक उसे एक अजनबी पकड़ लेता है। यह निर्माण श्रमिकों में से एक है जो जीव को मारना और लड़के को बचाना चाहता है। जब शाओजी उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस इंसानों को नहीं खाता, तो वह आदमी सोचता है कि वह भ्रम में है और कहता है कि उसके सभी सहकर्मी मर चुके हैं। वह आदमी चुपके से जीव के पास जाने की कोशिश करता है, सावधानी से टेंटेकलों से बचता हुआ। हालांकि राक्षस उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेता है और जाग जाता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मजदूर शाओजी को पकड़ता है और घबराकर भाग जाता है, लेकिन हताशा में वह लड़के को गंदे पानी में गिरा देता है। जीव के पास आने पर वह आदमी शाओजी की मदद किए बिना भागता रहता है, जो धीरे धीरे डूबने लगता है। जब मजदूर एक कोने में फंस जाता है तो एक विशाल मकड़ी उसके पीछे से आती है। राक्षस मकड़ी को देखता है और एक गुस्से में दहाड़ता है, जिससे जीव भाग जाता है और मजदूर बेहोश हो जाता है। फिर जीव एक टेंटेकल का उपयोग करके शाओजी को आखिरी सेकंड में पानी से बाहर निकालता है। वह उसे धीरे से जमीन पर रखता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओजी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और राक्षस रोने लगता है। इस बीच लुओ लड़के के माता पिता के साथ राक्षस के पीछे जाने की तैयारी कर रहा है। रुई की कार में इंतजार करते समय लीना को एक अजीब दवा और उसकी शादी की अंगूठी के साथ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। कागज से पता चलता है कि रुई एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है और लीना रोने लगती है। जब रुई कार में बैठता है तो लीना पूछती है कि उसने बीमारी के बारे में कभी क्यों नहीं बताया और क्या इसी वजह से उसने तलाक मांगा था। रुई कहता है कि वह कल्पना कर रही है और वह केवल अपने बेटे के साथ समय बिताने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। बातचीत जियाहाई द्वारा बाधित होती है, जो चेतावनी देता है कि अब जाने का समय है। जब परिवार सुरंग पर पहुंचता है तो वे के डोंग के नेतृत्व में मजदूरों के एक समूह को पाकर हैरान हो जाते हैं। समूह गुफा को फिर से खोलने के लिए विस्फोटकों का उपयोग कर रहा है। वे परिवार को वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वे जीव को मारने के लिए एक जहर छोड़ने वाले हैं। रुई उनसे रुकने की भीख मांगता है क्योंकि शाओजी अभी भी जिंदा है और जहर उसे भी मार देगा। बहस के दौरान केडोंग तर्क देता है कि वे जीव को जीवित नहीं छोड़ सकते, वरना वह जल्द ही शहर पर हमला करेगा। रुई उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि यह योजना किसी भी बचे हुए को मार सकती है। इस बीच जियाहाई व्याकुलता का फायदा उठाकर मजदूरों की गैस मशीन को तोड़फोड़ करता है। भ्रम का फायदा उठाते हुए परिवार अंततः गुफा में प्रवेश करता है। जब वे कचरे के ढेरों के बीच चलते हैं तो अली अपने उपकरण का उपयोग करती है और समूह सिग्नल का पालन करता है। रुई को जमीन पर शाओजी का कीचेन मिलता है और उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। अंततः वे राक्षस को शाओजी के शरीर के बगल में पाते हैं और सबसे बुरा मान लेते हैं। माता पिता अपने बेटे की ओर दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जियाहाई उन्हें रोकता है, यह चेतावनी देते हुए कि वे इतने बड़े जीव से नहीं लड़ सकते। राक्षस उन्हें सुन सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें नजरअंदाज करता है। फिर लुओ एक ट्रैंक्विलाइजर दागता है, जिसे जीव आसानी से एक टेंटिकल से हटा देता है। अब चिढ़कर जीव दहाड़ता है और अपना मुखौटा वापस लगा लेता है। रुई एक दूसरा डार्ट फायर करता है, जबकि लीना सीधे जीव पर रासायनिक यौगिक की एक बोतल फेंकती है। पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ और राक्षस के पास अभी भी शाओजी को एक सुरक्षित स्थान पर रखने का समय है, इससे पहले कि वह लड़ने के लिए तैयार समूह के पास पहुंचे। हालांकि ट्रैंक्विलाइजर अंततः काम करता है और राक्षस बेहोश होकर गिर जाता है। माता पिता शाओजी तक पहुंचने के लिए कचरे के ढेरों पर चढ़ते हैं और उसके दिल की धड़कन सुनकर पुष्टि करते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। इस बीच लुओ एक टेंटेकल से खून का नमूना इकट्ठा करता है। जब अली पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर रही होती है तो सभी के आश्चर्य के लिए ट्रैंक्विलाइजर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता और जीव बहुत खराब मूड में जाग जाता है। जीव शाओजी को इंसानों से बचाने के लिए एक टेंटेकल बढ़ाता है, लेकिन उसे मजदूरों द्वारा दागी गई एक तीर से रोका जाता है, जो राक्षस को मारने की कोशिश करने के लिए घेर लेते हैं। और भी ज्यादा गुस्से में जानवर हमला करना शुरू
कर देता है, कुछ आदमियों को गिरा देता है। हार मानने से इनकार करते हुए इंसान पलटवार करते हैं, जीव को फंसाने के लिए कई हुक फेंकते हैं। एक मजदूर एक फ्लेम थ्रोवर पकड़ता है और जानवर के शरीर को जलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक टेंटिकल उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी समय कुछ मजदूर लुओ का बैग झर के साथ पाते हैं और उसे चुरा लेते हैं। लुओ और अली रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन के डोंग के शीशी पकड़ने से पहले वे मुश्किल से प्रतिक्रिया कर पाते हैं। वह जहर को जीव के चेहरे पर फेंकता है, जो गहरा दर्द महसूस करता है, लेकिन अभी तक मरता नहीं है। एक आदमी डायनामाइट तैयार करने की कोशिश करता है और जियाहाई उसे रोकने के लिए उसे गिरा देता है। फिर केडोंग राक्षस के सीने में एक बड़ा तीर मारता है ताकि उसकी मौत में तेजी लाई जा सके। उसी क्षण शाओजी जागता है और मजदूरों को जीव पर और भी रसायन फेंकते देखकर तबाह हो जाता है, इसलिए वह रोते हुए उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है। राक्षस को पता चलता है कि लड़का जिंदा है और उसे बचाने की इच्छा से उसे ताकत मिलती है, जिससे वह लड़ने और सभी इंसानों को कचरे के ढेरों में फेंकने में कामयाब होता है। वह आदमी अंततः जियाहाई को धक्का देता है और डायनामाइट जलाने के बाद उसे फेंकता है, जिससे एक छोटा विस्फोट होता है जो कचरे के पहाड़ों को हिलाता है और शाओजी गिर जाता है। खून से लथपथ जीव अपना टेंटेकल बढ़ाता है और लड़के को समय पर पकड़ लेता है, जिससे परिवार हैरान रह जाता है। दुर्भाग्य से कचरे का एक ढेर शाओजी के ऊपर गिरने वाला है और राक्षस ढाल के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। हमलों से पहले से ही बहुत कमजोर जीव के घाव कचरे के वजन से और बढ़ जाते हैं। जब शाओजी अपने माता पिता से अपने दोस्त की मदद करने की भीख मांगता है, तो मजदूर राक्षस को घेर लेते हैं और फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे लड़के की चीखों को नजरअंदाज करते हैं जब वे जानवर के पेट में छेद करते हैं, जो एक आखिरी बार शाओजी तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी क्षण केडोंग एक घातक वार करता है, जीव को हमेशा के लिए मार डालता है। बाद में वह भाला हटाता है और राक्षस के शरीर के अंदर केवल कचरा पाता है, कोई मानव शरीर नहीं। अचानक कई बचे हुए लोग छिपने की जगह से बाहर आते हैं और बताते हैं कि यह विशाल मकड़ियां थीं जिन्होंने इंसानों को मारा था और बड़ा राक्षस केवल उनकी रक्षा कर रहा था। हर बार जब उसने हमला किया तो वह आत्मरक्षा में था। जब मजदूर अपने हथियार गिरा देते हैं तो केडोंग जीव के शरीर को देखता है और महसूस करता है कि वह असली राक्षस बन गया है। कुछ समय बाद रुई का घर बेहतर स्थिति में है, उस पैसे की बदौलत जो उसने अपने साहसिक कार्य के बारे में साक्षात्कार देकर कमाया। वह हमेशा संवाददाताओं से कहता है कि राक्षस उसके बेटे की रक्षा कर रहा था, लेकिन वे कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि माना जाता है कि राक्षस हमेशा बुरे होते हैं। रुई उस सारे नुकसान की ओर इशारा करता है जो इंसान ग्रह को पहुंचा रहे हैं और सवाल करता है कि असली राक्षस कौन है। लीना लिरेन से अपनी सगाई तोड़ देती है और रुई से फिर से शादी करने के लिए कहती है। रुई खुशी से स्वीकार करता है और लीना को गले लगाते हुए अपनी दवा फेंक देता है। तो यहीं खत्म होती है अंडरग्राउंड मॉन्स्टर 2022 की एक एडवेंचर और ड्रामा फिल्म। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। ये था सोल्यूशन अंदो फिल्म्स। शुक्रिया, बाय बाय।